आज की तारीख है 16 दिसंबर 2025 और आज हम बात करेंगे साल 2025 की, लेकिन कैलेंडर की तरह नहीं। बल्कि एक शिक्षक की तरह। बिल्कुल। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जो कहता है कि 2025 एक आईना था, एक ऐसा शीशा जिसने हमारी आदतें, कमजोरियां और हमारी असल प्राथमिकताएं सब कुछ साफ साफ दिखा दिया। तो आज का हमारा मकसद है इसी लेख में दिए गए 12 सबकों की परतें खोलना और ये समझना कि इन्हें नजरअंदाज करना अब महंगा क्यों पड़ सकता है। और सवाल यही है कि क्या सच में एक साल हमें इतना कुछ सिखा सकता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, जिस पर सब कुछ टिका है, हमारा मन और हमारा शरीर। हाँ। लेख की शुरुआत ही होती है मेंटल हेल्थ से और कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। ये तो हम सुनते आ रहे हैं, पर इस साल इस सोच में असल बदलाव क्या आया? बदलाव मतलब जमीनी स्तर पर आया है। पहले क्या था कि चुपचाप सब कुछ सहते रहने को मजबूती माना जाता था। हाँ, कि शिकायत नहीं करनी है। बिल्कुल। लेकिन इस लेख का एक दिलचस्प नजरिया यह है कि 2025 ने इस धारणा को तोड़ दिया। तनाव, बर्नआउट, ये सब अब सिर्फ किताबी शब्द नहीं रहे, ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की हकीकत बन गए हैं। सही बात है। इसलिए मदद मांगना अब कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। ये समझना कि आपको अपनी देखभाल करनी है। लेख की एक लाइन है, मजबूत बनने का मतलब चुप रहना नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। लेकिन एक सवाल है, सोर्सेस पर कुछ कहता है कि इस समझदारी को अमल में लाने की हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि जानना एक बात है और मदद मांगना वो एक बिल्कुल अलग कदम है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख सीधे सीधे कोई फॉर्मूला तो नहीं देता, पर इशारा करता है। हिम्मत तब आती है जब समाज में इस पर खुलकर बात होती है। अच्छा। जब लोग अपने आसपास देखते हैं कि दूसरे भी मदद ले रहे हैं और उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो वो अकेला महसूस नहीं करते। तो एक तरह से हिम्मत आती है नॉर्मलाइजेशन से, ये जानने से कि आप अकेले नहीं हैं। लेख में सेहत को नजरअंदाज करने को सबसे महंगी गलती कहा गया है। देर रात तक जागना, कुछ भी खा लेना, इसका असर कैसे समझाया गया है? बीमारी तो इसका कह सकते हैं आखिरी नतीजा है। लेख का फोकस उससे पहले होने वाले नुकसान पर है। इसे समझने के लिए लेख एक बड़ी अच्छी एनालॉजी देता है। आपका शरीर आपका परमानेंट घर है। वाह। जब हम इस घर की देखभाल नहीं करते तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, फोकस नहीं लगता, मूड स्विंग्स होते हैं। ये सब आपस में ऐसे जुड़े हैं कि एक को नजरअंदाज करके दूसरे को ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर हमारा अंदरूनी घर ठीक है तो शायद हमें बाहरी दुनिया से तारीफ की जरूरत कम पड़ती है। लेख में एक पॉइंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर वैलिडेशन। हाँ, आत्मसम्मान को मान्यता से ऊपर रखना। और इसमें लाइक्स, व्यूज, इन सबको टेम्पररी कहा गया है। हाँ, और टेम्परेरी के साथ साथ एडिक्टिव भी। ये एक ऐसा नशा है जिसकी डोज हर बार बढ़ानी पड़ती है। सही बात है। आज 100 लाइक्स से जो खुशी मिली, कल वो 200 से भी नहीं मिलेगी। यहाँ लेखक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, हम जी किसके लिए रहे हैं? दूसरों के तालियों के लिए या अपनी मन की शांति के लिए? लेकिन क्या हम वैलिडेशन से पूरी तरह अलग हो सकते हैं? मतलब इंसान होने के नाते थोड़ी बहुत बाहरी मान्यता की जरूरत तो होती है ना? ये बहुत जरूरी बारीकी है। और लेख का मतलब जीरो वैलिडेशन नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी खुशी का कंट्रोल रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। अच्छा। फीडबैक लेना ठीक है, तारीफ स्वीकार करना भी ठीक है, लेकिन अगर किसी की आलोचना से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाए तो मतलब कंट्रोल आपके पास नहीं है। प्राथमिकता आत्मसम्मान है। बाहरी मान्यता एक बोनस की तरह हो, सैलरी की तरह नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो अब एक्शन पर आते हैं। अगर हमारा मन और शरीर एक मजबूत बुनियाद है तो इस पर इमारत कैसे खड़ी करें? क्योंकि 2025 ने तो हमारे सारे प्लान्स फेल कर दिए, कंट्रोल के भ्रम को तोड़ दिया। बिल्कुल। ये साल का सबसे कड़वा लेकिन शायद सबसे जरूरी सबक था। हम सोचते हैं हम ड्राइवर हैं, लेकिन इस साल पता चला कि सड़क, मौसम, ट्रैफिक, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है फिर? हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, हमारा स्टीयरिंग व्हील, हमारा रिएक्शन। जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी, ये तो साफ हो गया। पर अगर हम बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल लें तो गाड़ी संभाली जा सकती है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर हालात कंट्रोल में नहीं हैं तो आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से आई? लेख में मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की बड़ी अच्छी तुलना की गई है।
और ये तुलना एक बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मूला देती है। सिर्फ 30-60 मिनट का रोजाना प्रयास। देखिए, मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। हाँ, मौसम की तरह है, आज धूप है, कल बादल होंगे। जो लोग इस साल आगे बढ़े वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं थे, लेकिन वो निरंतर थे, कंसिस्टेंट थे। उन्होंने सही मूड का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस काम किया, चाहे मन हो या ना हो। निरंतरता का मतलब है प्रोसेस को भावना से ज्यादा अहमियत देना। लेकिन एक खतरा ये भी तो है कि हम गलत दिशा में ही मेहनत करते रहें। क्या सोर्स इस बारे में कुछ कहता है? ये बेहतरीन सवाल है। सोर्स सीधे सीधे नहीं कहता, लेकिन इशारा करता है। निरंतरता का मतलब आंख बंद करके एक ही काम करना नहीं है। इसका मतलब है रोज एक्शन लेना और उस एक्शन से मिले फीडबैक के आधार पर अपने रास्ते को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहना। तो ये अंधे निरंतरता नहीं, बल्कि जागरूक निरंतरता है। बिल्कुल, और यहीं से अगला सबक जुड़ता है। छोटी छोटी आदतों की ताकत। लेख कहता है कि रातों रात मिलने वाली सफलता एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, जो लोग चुपचाप हर रोज थोड़ा पढ़ रहे थे या थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे थे, साल के अंत में वही लोग मीलों आगे थे। इस लेख में इन आदतों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, बोरिंग पर पावरफुल। बोरिंग पर पावरफुल, ये अच्छा है और ये सच है। रोज 20 मिनट पढ़ना शायद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लायक रोमांचक न लगे, लेकिन एक साल में ये कई किताबों के बराबर ज्ञान दे देता है। और यहीं से एक और बात निकलती है, परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है शुरू करना। हाँ, कई लोग जब तैयार हो जाऊंगा का इंतजार करते रहे, लेकिन जीत उन लोगों की हुई जो अधूरी तैयारी के साथ ही मैदान में उतर गए। इस पर लेख की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी एक्शन नहीं। क्या बात है, ये तो मतलब पूरे सेक्शन का सार है। हम सोचते हैं पहले रास्ता साफ दिखेगा, फिर हम चलेंगे, जबकि होता इसका ठीक उल्टा। हाँ, जब हम चलना शुरू करते हैं तब धुन छटती है। वो पहला कदम ही, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे जरूरी होता है। तो ठीक है, हमने अपनी अंदरूनी दुनिया और काम करने के तरीके को समझ लिया, लेकिन हम एक वैक्यूम में तो नहीं रहते। हाँ, हमारे आसपास लोग हैं, समाज है। इस बारे में 2025 ने क्या दिखाया? लेख कहता है कि इस साल बहुत लोगों के मास्क उतर गए। इसका सीधा मतलब है कि मुश्किल समय एक फिल्टर की तरह काम करता है। इसने साफ कर दिया कि कौन से रिश्ते मतलब के थे और कौन से मकसद के। कुछ लोग सिर्फ सुविधा के लिए साथ थे, आपके विकास के लिए नहीं। जब हालात बदले तो उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गईं। और कुछ लोग थे जो बिना दिखावे के खड़े रहे। हाँ, वो गिने चुने लोग जो एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहे। तो इस साल ने हमें क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क बहुत अच्छे से समझा दिया। तो सोर्स का सच ये है, 2 सच्चे लोग 20 नकली कनेक्शन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। बिल्कुल, ये हमें अपनी एनर्जी सही जगह लगाने की याद दिलाता है। भीड़ इकट्ठा करने से बेहतर है गहरे रिश्ते बनाना। इन कनेक्शंस का एक बड़ा हिस्सा आज सोशल मीडिया पर होता है, जो तुलना को बढ़ावा देता है। लेख इसे साइलेंट पॉइजन यानी खामोश जहर कहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुलना का नतीजा सिर्फ 2 चीजों में निकलता है। या तो आप किसी की हाईलाइट रील देखकर खुद को कमतर महसूस करते हो, जिससे हीन भावना आती है, या फिर अहंकार, या आप किसी को खुद से कमतर देखकर अहंकार ले आते हैं। दोनों ही जहर हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रेस किसी और से है ही नहीं। हमारी रेस हमारे अपने कल से है। बस, क्या हम आज कल से 1% बेहतर हैं? सिर्फ यही सवाल मायने रखता है। और इन सब में खोखले रिश्ते, तुलना, स्क्रॉलिंग हमारी सबसे कीमती चीज खर्च हो रही है, समय। लेख की एक लाइन है, पैसा वापस आ सकता है पर टाइम नहीं। और समय के इस्तेमाल का एक सीधा नियम भी बताया गया है, एक फिल्टर नियम है। जो चीज आपको ग्रो नहीं करा रही, वो आपका टाइम चुरा रही है। ये तो बहुत सीधा और सख्त नियम है। बिल्कुल, चाहे वो घंटों की स्क्रॉलिंग हो, बेकार की बहसों में उलझना हो, या ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना हो जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर कोई एक्टिविटी आपकी ग्रोथ में कुछ नहीं जोड़ रही, तो वो असल में आपसे आपका भविष्य चुरा रही है। ये ग्रोथ या विकास का आइडिया ही शायद इस पूरी चर्चा का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है। लेख कहता है कि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा जाल है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक मुश्किल साल के बाद तो हर कोई आराम ही चाहेगा। हाँ, और यहीं पर तो जाल है। लेख के अनुसार असली ग्रोथ वहीं से शुरू हुई जहां से असुविधा शुरू हुई। जैसे कोई नया स्किल सीखना हो जिसमें शुरुआत में कुछ समझ नहीं आ रहा था, या कोई नया हेल्थ रूटीन अपनाना हो जो आरामदायक नहीं था। सबक ये है, जो चीज़ आपको थोड़ा डराती है वही आपको आगे ले जाती है।
लेकिन क्या कंफर्ट जोन हमेशा ही बुरा होता है? मतलब कहीं ग्रोथ के पीछे भागते भागते हम बर्नआउट की तरफ तो नहीं बढ़ जाते? बहुत वैलिड पॉइंट है। और लेक का मतलब भी शायद ये नहीं है कि हमें 24 घंटे असुविधा में रहना है। फर्क है आराम और ठहराव में। अच्छा, आराम और ठहराव। कंफर्ट जोन आराम करने की जगह हो सकती है, लेकिन रहने की नहीं। ग्रोथ के लिए जानबूझकर छोटे छोटे कदम कंफर्ट जोन से बाहर रखने होते हैं। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और आगे का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। 2025 ने सिखाया कि जिंदगी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। रुकावटें आती हैं जिन्हें हम फेलियर कहते हैं। और यहाँ पर लेख एक बहुत शक्तिशाली आइडिया देता है। वो इन रुकावटों को फेलियर नहीं बल्कि रीडायरेक्शन कहता है। रीडायरेक्शन मतलब दिशा का बदलना। हाँ, हो सकता है कि वो बंद दरवाजा आपको एक बेहतर और सही रास्ते पर मोड़ने के लिए आया हो सकता है जो चीज नहीं मिली वो आपके लिए थी ही नहीं। ये एक भरोसे की बात है। जैसा लेख में लिखा है, प्रोसेस पर भरोसा करें, तब भी जब वो समझ ना आ रहा हो। ये मानना कि हर चीज किसी बड़े कारण से हो रही है, ये हिम्मत देता है। बिल्कुल। तो इन सभी 12 सबकों को समेटते हुए इस लेख का फाइनल ट्रूथ या अंतिम सत्य क्या है? ऐसा लगता है कि 2025 ने कोई जादुई फॉर्मूला तो नहीं दिया। नहीं, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। लेख ने सिर्फ एक बात साफ की है, अगर जिंदगी सुधारनी है तो पहले अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी प्राथमिकताएं सुधारनी पड़ती हैं। बदलाव अंदर से शुरू होता है। बाहर से नहीं। अगर ये सबक सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनाए जाएं, तो आने वाला साल सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि हमारा अपग्रेडेड वर्जन होगा। लेख की आखिरी लाइन बहुत पावरफुल है, जो सीख लिया उसे नजरअंदाज मत करना। क्योंकि ज्ञान का होना काफी नहीं है, उसे अमल में लाना जरूरी है। ये सबक सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। जीने के लिए है। ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ जाता है। इस लेख में 12 सबक हैं। अगर आने वाले साल में किसी को इनमें से सिर्फ एक सबक पर पूरी तरह महारत हासिल करनी हो, तो वो कौन सा एक सबक होगा जिसका असर बाकी सभी 11 पर अपने आप पड़ने लगेगा? वो कौन सी एक चाबी है जो बाकी सारे ताले खोल सकती है?